आज आप लोग को हम पढ़ाएंगे यूरोप में राष्ट्रवाद। क्या पढ़ाएंगे? यूरोप में राष्ट्रवाद पढ़ाएंगे, जिसमें 10th क्लास का इतिहास मतलब हिस्ट्री का पहला चैप्टर है ना जी। यस सर। तो बोलना थोड़ा जोर से, मतलब जोर से, इतना जोर से नहीं बोलना है कि फिर जो है दिक्कत हो जाए। क्या है तो हम पढ़ाएंगे यूरोप में राष्ट्रवाद में जो है उसमें किस किस राष्ट्रवाद कहने का मतलब है किस किस देश का है। जैसे यूरोप में जैसे मेटरनिक के बारे में पढ़ना है, फ्रांस की क्रांति के बारे में पढ़ना है, उसके बाद क्या घेटो के बारे में पढ़ना है। घेटो क्या था? एक समुदाय था। उसके बाद राष्ट्रवाद क्या है, उसके बाद जो है फ्रांस की क्रांति, यूरोपीय इतिहास में घेटो क्या महत्वपूर्ण भूमिका है। उसके बाद जर्मनी की एकीकरण है ना जी, गैरीबाल्डी, नेपोलियन बोनापार्ट, बहुत सारे जो है ना यूरोपीय जो भी कंट्री है उसके बारे में, उसमें राष्ट्रवाद की कैसे भावना प्रकट हुई और कैसे कैसे जो है उसे मोड़ लिया। उसमें से हम कुछ प्रश्न छांटे हैं। क्या किए हैं? छांट कर जो है हम 5 प्रश्न लिखे हैं। तो आपका पहला क्लास है, इसमें से जो है काफ़ी एग्जाम ओरिएंटेड है, मतलब एग्जाम में इस जो है ना पूछने की क्या है 90% संभावना रहता है। समझ गया ना? तो चलिए पहला प्रश्न है इसमें कि जर्मनी के एकीकरण की बाधाएं क्या थी। अगर जर्मनी में एकीकरण होने का क्या क्या मतलब बाधाएं उत्पन्न हुआ, इसमें देखो क्या जर्मनी के एकीकरण में निम्नलिखित प्रमुख बाधाएं, मतलब जो 5 गो बाधा लिखे ना जी। जर्मनी के एकीकरण में कौन कौन सी बाधाएं थी? वो 5 गो थी। क्या गो थी? 5। मतलब मुख्य रूप से 5 लिखे हैं, और भी हो सकता है। देखो पहला है लगभग 300 छोटे बड़े राज्यों। क्या था? लगभग 300 छोटे बड़े राज्य क्या था? 300 छोटे बड़े राज्य था। कहाँ? जर्मनी में एकीकरण के बाधाएं थी, छोटे बड़े राज्य था। इन राज्यों में व्याप्त राजनीतिक, सामाजिक तथा धार्मिक विषमताएं। उस 300 जो 300 जो छोटे छोटे राज्य था, छोटे बड़े राज्य था, उसमें क्या क्या था? राज्य में व्याप्त राजनीतिक था, उसके बाद क्या था? सामाजिक तथा धार्मिक बाधाएं था, मतलब बाधाएं या विषमताएं भी कह सकते हैं। समझ गया ना? उसके बाद क्या है? तीसरा नंबर राष्ट्रवाद की भावना का अभाव। उस जो जर्मनी के एकीकरण में राष्ट्रवादी में अपने राष्ट्र के प्रति सोचने वाला की कमी था। क्या था? सोचने वाला की कमी था, मतलब यही हुआ कि राष्ट्रवाद की भावना का अभाव था। चौथा नंबर है ऑस्ट्रिया का हस्तक्षेप। 4 में क्या था? ऑस्ट्रिया का हस्तक्षेप था। क्या था? हस्तक्षेप, मतलब वो ऑस्ट्रिया जो है बार बार उसमें क्या करती थी? हस्तक्षेप डालते थे कि उसके हिसाब से कि जर्मनी के एकीकरण में जो भी मतलब प्रक्रिया था उसमें ऑस्ट्रिया क्या करता था? हस्तक्षेप डालता था। तथा 5 में है मेटरनिक की प्रतिक्रियावादी नीति। अब मेटरनिक जो थी ना यूरोपीय राष्ट्रवाद में, मेटरनिक जो थी राष्ट्रवाद में यूरोप में जो उसका प्रतिक्रियावादी नीति, उसका नीति भी उस तरह से नहीं था जो जर्मनी के एकीकरण में बाधाएं उत्पन्न होती थी। इसको आप लोग याद कीजिएगा। ये प्रश्न जो है ना मात्र जो आपको पूछा जाता है लगभग 2 नंबर के। कितने नंबर मिलेगा ये आपको? 2 नंबर। इतना लिखने पर कितना है? 1 2 3 लाइन, 4 लाइन, 4 या 3 लाइन का है सब, है ना जी। तो 2 नंबर का है मतलब। उसके बाद है दूसरा प्रश्न क्या है कि राष्ट्रवाद क्या है? राष्ट्रवाद क्या है? देखो राष्ट्रवाद क्या है कि राष्ट्रवाद किसी विशेष भौगोलिक, सांस्कृतिक या सामाजिक परिवेश में रहने वाले लोगों के बीच व्यक्त का भावना है जो उनमें परस्पर प्रेम और एकता को स्थापित करती है। यह भावना आधुनिक विश्व में राजनीतिक पुनर्जागरण का परिणाम है। यही राष्ट्रवाद है। राष्ट्रवाद किसी विशेष भौगोलिक, किसी मतलब विशेष भौगोलिक, सांस्कृतिक या सामाजिक परिवेशों में रहने वाले लोगों के बीच व्यक्त का भावना, कैसा? व्यक्त की भावना है जो उनमें परस्पर प्रेम और एकता को स्थापित करती है। यही ना राष्ट्रवाद है जी। अगर मान लो अपने देश में रहते हैं और अपने देश के हर चीज को सुरक्षा नहीं देंगे, अपने देश में हर नागरिक से एक दूसरे से सहयोग नहीं लेंगे, सहयोग नहीं करेंगे, प्रेम भाईचारा सांस्कृतिक बना के नहीं रखेंगे, तो राष्ट्रवाद होगा? नहीं ना होगा जी। हमारा देश का सांस्कृतिक है, उसमें हम लोग क्या करते हैं? सहयोग करते हैं। सरकार भी क्या करती है? उसको बचाने के प्रयास करती है। समझ गया ना? उसके बाद है राजनीतिक पुनर्जागरण का परिणाम है सब। चलो तीसरा नंबर प्रश्न है कि मेटरनिक युग क्या है। तो लोग पहले बताए थे ना कि मेटरनिक के बारे में पढ़ना है, फ्रांस के बारे में पढ़ना है। तो मेटरनिक युग क्या है? देखो ऑस्ट्रिया के चांसलर
कहाँ के चांसलर? ऑस्ट्रेलिया ऑस्ट्रेलिया के चांसलर के रूप में मेटरनिख ने 1815 ईस्वी से 1815 ईस्वी से 1848 ईस्वी तक शासन किया था। समझ गया ना? ऑस्ट्रेलिया का चांसलर कौन था? मेटरनिख। ऑस्ट्रेलिया का चांसलर मेटरनिख, जो 1815 से लेकर 1848 ईस्वी तक क्या किया था? वो शासन किया। शासन काल के दौरान उसने यूरोप के राजनीतिक में इतनी प्रमुख भूमिका निभाई कि इस काल अवधि को मेटरनिख युग कहा जाता है। और जो है मेटरनिख जो है ऑस्ट्रिया का चांसलर था, जो 1815 से 1848 ईस्वी के बीच में जो क्या किया, वो यूरोप में इतनी प्रमुखता से राजनीति किया, ठीक ना, राजनीति की भूमिका निभाया, उसको हम क्या कहते हैं? यूरोप मेटरनिख युग कहते हैं। उसे यूरोप में जो हम उसे क्या कहते हैं? मेटरनिख युग कहा जाता है। तो मेटरनिख युग किसे कहते हैं हम लोग? ऑस्ट्रिया का चांसलर, चांसलर था ना जी, उसी में मेटरनिख था। मेटरनिख युग क्या है? ऑस्ट्रिया का चांसलर जो था वो मतलब क्या किया, वो अपने उसने यूरोप में राजनीति की इतनी प्रमुखता से भूमिका निभाई कि उसे हम मेटरनिख युग के नाम से जानते हैं ना। चलो उसके बाद है 4 नंबर प्रश्न यहाँ पर, फ्रांस की जुलाई 1830 की क्रांति का फ्रांस की शासन व्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ा था? जब फ्रांस के जुलाई 1830 में जब फ्रांस की 1830 से क्रांति का फ्रांस की शासन व्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ा था? कहने का मतलब यह हुआ कि फ्रांस जो था वो जुलाई 1830 में जब शासन हुआ तो उस समय फ्रांस के ऊपर शासन व्यवस्था का क्या प्रभाव पड़ा था? तो देखो, पहला प्रभाव था चार्ल्स दशम के प्रतिक्रियावादी शासक का अंत हो गया। कब? 1830 में। कौन था? चार्ल्स दशम के प्रतिक्रियावादी शासक का अंत हो गया। समझ गया ना? उसके बाद दूसरा है बुर्बो वंश की स्थापना पर अर्लियंस वंश की सत्ता सौंपी गई। बुर्बो वंश की स्थापना पर अर्लियंस वंश की सत्ता सौंपी गई। समझ गया ना? एक जो बुर्बो वंश था उसकी स्थापना पर अर्लियंस वंश की सत्ता सौंपी गई। तीसरा था इस वंश के शासक ने उदारवादियों तथा पत्रकारों के समर्थन से सत्ता हासिल किया। और इस वंश के क्या था? इस वंश के शासक ने उदारवादियों तथा पत्रकारों के समर्थन से सत्ता हासिल किया था। अभी के दौर में जो है अभी चल रहा है ना मोदी युग, भारत में चल रहा है ना रे, क्या है? आधा से आपको 100 में से जो है ना जितना लगभग 90 पत्रकार जो है वो बीजेपी के समर्थन में हैं। तो पत्रकार भी जो होता है ना, सरकार, अच्छा ठीक है, पत्रकार भी जो होता है वो सरकार को जो है ना नीचे से लेकर ऊपर तक सपोर्ट करता है। तो सरकार को जो मान लो कि तुम बाहरी दुनिया नहीं देख रहा है जी, पत्रकार नहीं दिखाता है। अगर पत्रकार नहीं दिखाएगा तो पता ही नहीं चलेगा कि जो क्या है नहीं है, क्या हो रहा है, किस राज्य में क्या हो रहा है, किस जगह क्या हो रहा है। अगर गलत दिखाएगा तो गलत हम संदेश जाएगा ना, सही दिखाएगा तो सही जानेंगे। अब किसी के पक्ष में दिखाया, किसी के विपक्ष में दिखाया। तो वही कह रहा है इस वंश शासक ने उदारवादियों तथा पत्रकारों के समर्थन से सत्ता हासिल किया था। उन्हें तरजीह दी गई और उन्हें क्या कर दिया गया? तरजीह दिया गया। चलो इसको याद करना है। 5 नंबर प्रश्न है, यूरोपीय इतिहास में घेटों का क्या महत्व है? यूरोपीय इतिहास में घेटों का क्या महत्व है? याद रखना है इसको। देखो क्वेश्चन है, क्या है? क्वेश्चन है। उत्तर इससे क्या है? यह शब्द मध्य यूरोप देशों में यहूदी बस्तियों के लिए उपयोग किया जाता था। यह शब्द जो है घेटो शब्द जो है क्या मध्य यूरोप में यहूदी बस्तियों के लिए उपयोग किया जाता था। आज की भाषा में यह एक धर्म, प्रजाति या समान पहचान वाले लोगों को दर्शाती है। घेटोकरण मिश्रित व्यवस्था के स्थान पर एक सामुदायिक व्यवस्था थी। मिश्रित व्यवस्था के स्थान पर एक सामुदायिक व्यवस्था थी। जब सामुदायिक दंगों देसी रूप देते थे, जो सामुदायिक दंगों क्या करते थे? देसी रूप इसे देते थे। यही था घेटो। क्या था? यही था घेटो है। घेटो क्या है? तो घेटे का यूरोपीय था, इसमें घेटो क्या महत्व था? एक क्या था? यहूदी बस्ती के लिए उपयोग होता था। यूरोपीय देशों में यहूदी बस्तियों के लिए उपयोग होता था, किया जाता था या नहीं किया जाता जी? चलो इसको अच्छा से याद कर लेना, क्योंकि 5 प्रश्न देखो, कहने का मतलब है थोड़ा थोड़ा याद करेंगे ना तो याद भी हो जाएगा। एक बार हम 20-25 क्वेश्चन लिखा देंगे, 15 क्वेश्चन लिखा देंगे, याद नहीं करेगा तो उसको लिखने से कोई मतलब नहीं बनता। ये तो किताब में है ना जी,
अरे किताब में है ना, किताब में भी है, इसको किताब में से भी पढ़ सकता है। लेकिन कहने का मतलब यह है कि सब चीज़ें किताब में ही है, लेकिन फिर भी जो है तुमको अगर बारीकी से और सलीका से पढ़ना है तो एक एक पॉइंट को लिखते चलना है, याद करते चलना है। और चलिए जो है आज लोग नहीं आए हैं, या मान लो कि और भी बच्चा जो इस क्लास में नहीं आता है, इसके माध्यम से इसको नोट करके याद कर सकता है, इसको रिवीजन कर सकता है, ठीक ना। तू लोग जो है अगले क्लास में क्या करके इसको सुना देगा, समझ गया ना। चलो ठीक है।